आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक शख्स को देख रहे हैं और इनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात कर रहा हूं, जो हमारे देश के पहले कानून मंत्री थे। और जो हमारा संविधान है ना, इसका जनक, इसका पिता भीमराव अंबेडकर साहब को कहा जाता है। और हर साल 14 अप्रैल को बी आर अंबेडकर जयंती भी मनाई जाती है। तो आज हम लोग इनके बारे में एक सामान्य चर्चा कर लेते हैं। और अगर आप लोग सिविल सर्विस यानी कि यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम होते रहते हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्रीलिम्स हो, मुख्य परीक्षा हो, इंटरव्यू हो, हर जगह आपको मदद पहुंचाएगा। और भारत में रह रहे हैं तो भारत के जो संविधान के पिता हैं उनके बारे में तो मालूम आपको होना ही चाहिए। आप देखिए, इन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जो आप देखिए पिछड़े वर्ग थे, पिछड़े लोग थे, महिलाएं थी, उनके लिए बहुत सारा काम किया। और उन्हीं की वजह से आप देखिए बहुत सारे अधिकार इन वर्गों को मिले हुए हैं, भीमराव अंबेडकर साहब की वजह से। और आप सभी जानते हैं कि इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश का, जो आप लोग देखते हैं ना, देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसमें आपको मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश के महू में इनका जन्म हुआ था। और मध्य प्रदेश की बात करें तो 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। भोपाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से लगती है। और 1 नवंबर 1956 के बाद आप देखिए 1 नवंबर सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बना था। और छत्तीसगढ़ जब तक मध्य प्रदेश का हिस्सा था, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य भारत में मध्य प्रदेश था। लेकिन अब आपका दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर आपका राजस्थान आता है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल आप देखें तो कितना है, 3,08,245 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिलेगा। यहाँ का हाईकोर्ट आप लोग देखते हैं कि जबलपुर है, इसकी 2 खंडपीठ हैं, एक आप देखते हैं इंदौर में, दूसरी ग्वालियर में आप लोगों को देखने को मिलती है। तो डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर इनका पूरा नाम। बाबा साहब अंबेडकर के नाम से लोकप्रिय भारतीय संविधान के मुख्य निर्माताओं में से एक थे। कौन? भीमराव अंबेडकर साहब। डॉक्टर अंबेडकर एक प्रसिद्ध राजनीतिक नेता, दार्शनिक, लेखक, अर्थशास्त्री, न्यायविद, बहुभाषाविद, बहुत सारी भाषाएं जानते थे, धर्म दर्शन के विद्वान और एक समाज सुधारक थे। और जिन्होंने भारत में अस्पृश्यता, छुआछूत, सामाजिक असमानताओं के उन्मूलन के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। और उनका जन्म, जैसा कि आपको बताया कि 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में हिंदू महार जाति में हुआ था। उन्होंने समाज में हर तरफ से भारी भेदभाव का सामना करना पड़ा, क्योंकि महार जाति को उच्च वर्ग द्वारा अछूत के रूप में देखा जाता था। आज भी आप देखिए देश भर से कई तरह की इतनी घटनाएं देखने को छुआछूत की मिलती रहती हैं। आप देखते हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को दूल्हे जो बनते हैं, शादी होती है उनकी, तो उन्हें घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया जाता है, घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता है, कई मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। एक सबरीमाला प्रकरण आप लोगों ने देखा होगा, महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं थी वहाँ। फिर बाद में आप देखिए सर, हमारा न्यायालय उसमें आया, हस्तक्षेप करना पड़ा न्यायालय को, और न्यायालय ने फिर आप देखिए जाने की अनुमति दी महिलाओं को। यानी कि आप सोचिए कि जिस महिला ने हमें जन्म दिया और हम लोग जा सकते हैं, हम लोग उसमें पुजारी बन सकते हैं, लेकिन वो महिला नहीं जा सकती है जिसकी वजह से हम लोग इस धरती पर आए हुए हैं, वो अछूत है। इसी तरह आप देखिए कुओं पर बावरी जो होते थे, तालाब होते थे, वहां भी इन्हें जाने की अनुमति नहीं मिलती थी, दलित वर्ग को, अनुसूचित जनजाति लोगों को। और भीमराव अंबेडकर साहब ने भी इन सभी समस्याओं, इन सभी जो भी समस्याएं रही हैं, इनका सामना उन्हें भी करना पड़ा। और भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता भी माने जाते हैं। तो आप देखें, बाबा साहब अंबेडकर की कानूनी विशेषज्ञता और विभिन्न देशों के संविधान का ज्ञान संविधान के निर्माण में बहुत मददगार साबित हुआ। वह संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष बने। उन्होंने भारतीय संविधान को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई।
इसके अलावा उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान मौलिक अधिकारों, मजबूत केंद्र सरकार और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा क्षेत्र में था। और संविधान के भाग 3 को आप लोग पढ़िए, जिसमें मौलिक अधिकारों की बात की गई है। इसमें अनुच्छेद 32 को पढ़िए। अनुच्छेद 32 का उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था की गई है। और इसीलिए आप देखते हैं कि अनुच्छेद 32 को क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताते हुए कहा कि इसके बिना संविधान अर्थहीन है और यह संविधान की आत्मा और हृदय है। अब आप देखिए, आपके मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो आप लोग आर्टिकल 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आपके अधिकारों की रक्षा करेगा। और मान लीजिए अगर आर्टिकल 32 ना होता तो किसके पास जाते आप, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता तो? ठीक है। और उन्होंने एक मजबूत केंद्र सरकार का समर्थन किया। उन्हें डर था कि स्थानीय और प्रांतीय स्तर पर जातिवाद अधिक शक्तिशाली है और इस स्तर पर सरकार उच्च जाति के दबाव में निम्न जाति के हितों की रक्षा नहीं कर सकती है, क्योंकि राष्ट्रीय सरकार इन दबाव से कम प्रभावित होती है और इसलिए वह निचली जाति का संरक्षण सुनिश्चित करेगी। उन्हें यह भी डर था कि अल्पसंख्यक, जो कि राष्ट्र का सबसे कमजोर समूह है, राजनीतिक अल्पसंख्यकों में परिवर्तित हो सकता है। इसलिए उन्होंने वन मैन वन वोट का लोकतांत्रिक शासन पर्याप्त नहीं है और अल्पसंख्यकों को सत्ता में हिस्सेदारी की गारंटी दी जानी चाहिए। वह मेजोरिटेरियनिज्म सिंड्रोम, ये आप देखिए, मेजोरिटेरिज्म सिंड्रोम के खिलाफ थे और उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए संविधान में कई सुरक्षा उपाय भी सुनिश्चित किए हुए हैं। भारतीय संविधान विश्व का सबसे अधिक व्यापक और विशाल संविधान है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रशासनिक विवरणों को शामिल किया गया है। बाबा साहब ने इसका बचाव करते हुए कहा कि हमने पारंपरिक समाज में एक लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना बनाई। यदि सभी विवरण शामिल नहीं होंगे तो भविष्य में नेता तकनीकी रूप से संविधान का दुरुपयोग कर सकते हैं और इसलिए ऐसे सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं। और इससे पता चलता है कि वह जानते थे कि संविधान लागू होने के बाद भारत को किन व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आप सोचिए कि उस समय हमारे जो संविधान निर्माता थे उनकी कितनी दूरदर्शी सोच रही होगी, दूरदर्शी दृष्टि रही होगी कि आने वाले समय में इस तरह की समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, इसलिए ये प्रावधान कर दीजिए। अगर हम लोग संवैधानिक नैतिकता की बात करें तो आप देखिए बाबा साहब अंबेडकर के परिप्रेक्ष्य में संवैधानिक नैतिकता का अर्थ विभिन्न लोगों के परस्पर विरोधी हितों और प्रशासनिक सहयोग के बीच प्रभावी समन्वय होगा। उनके अनुसार भारत को जहां समाज में जाति, धर्म, भाषा और अन्य कारकों के आधार पर विभाजित किया गया है, एक सामान्य नैतिक विस्तार की आवश्यकता है और संविधान उस विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लोकतंत्र के बारे में तो उन्हें लोकतंत्र पर पूरा भरोसा था। उनका मानना था कि जो तानाशाही त्वरित परिणाम दे सकती है वह सरकार का मानव रूप नहीं हो सकती है। लोकतंत्र श्रेष्ठ है क्योंकि यह स्वतंत्रता में अभिवृद्धि करता है। उन्होंने लोकतंत्र के संसदीय स्वरूप का समर्थन किया जो कि अन्य देशों के मार्गदर्शकों के साथ संरेखित होता है। उन्होंने लोकतंत्र को जीवन पद्धति के रूप में महत्व दिया, अर्थात लोकतंत्र का महत्व केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी है और इसके लिए लोकतंत्र को समाज की सामाजिक परिस्थितियों में व्यापक बदलाव लाना होगा, अन्यथा राजनीतिक लोकतंत्र यानी एक आदमी एक वोट की विचारधारा गायब हो जाएगी। केवल एक लोकतांत्रिक समाज में ही लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना से उत्पन्न हो सकती है और इसलिए जब तक भारतीय समाज में जाति की बाधाएं मौजूद रहेंगी वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती है। और इसलिए उन्होंने लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए लोकतंत्र के आधार के रूप में बंधुत्व और समानता की भावना पर ध्यान केंद्रित किया। सामाजिक आयाम के साथ साथ अंबेडकर ने आर्थिक आयाम पर भी ध्यान केंद्रित किया। वे उदारवाद और संसदीय लोकतंत्र से प्रभावित थे, उन्होंने इसे भी सीमित पाया। उनके अनुसार संसदीय लोकतंत्र ने सामाजिक और आर्थिक असमानता को नजरअंदाज किया है, यह केवल स्वतंत्रता पर केंद्रित होती है, जबकि लोकतंत्र में स्वतंत्रता और समानता दोनों ही व्यवस्था सुनिश्चित करना जरूरी है। समाज सुधार की बात करें तो बाबा साहब ने अपना जीवन समाज में छुआछूत व अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए समर्पित कर दिया। उनका मानना था कि अस्पृश्यता को हटाए बिना राष्ट्र की प्रगति नहीं हो सकती है और जिसका अर्थ है कि समग्रता में जाति व्यवस्था का उन्मूलन। उन्होंने हिंदू दार्शनिक परंपराओं का अध्ययन किया, उनका महत्वपूर्ण मूल्यांकन भी किया। उनके लिए अस्पृश्यता पूरे हिंदू समाज की गुलामी है और जबकि अछूतों को हिंदू जातियों द्वारा गुलाम बनाया जाता है। हिंदू जाति स्वयं धार्मिक मूर्तियों की गुलामी में रहते हैं
इसलिए अछूतों की मुक्ति पूरे हिंदू समाज को मुक्ति की ओर ले जाती है। और आप देखिए इसलिए अंतिम समय में उन्होंने बौद्ध धर्म भी अपनाया था। सामाजिक सुधार की प्राथमिकता की बात करें तो उनका मानना था कि सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद ही आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों को हल किया जाना चाहिए। यह विचार की आर्थिक प्रगति सामाजिक न्याय को जन्म देती है। यह जातिवाद के रूप में हिंदुओं की मानसिक गुलामी की अभिव्यक्ति है, इसलिए सामाजिक सुधार के लिए जातिवाद को समाप्त करना आवश्यक है। सामाजिक सुधारों में परिवार सुधार और धार्मिक सुधार को शामिल किया गया। पारिवारिक सुधारों में बाल विवाह जैसी प्रथाओं को हटाना शामिल था। यह महिलाओं के सशक्तिकरण का पुरजोर समर्थन करता। यह महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकारों का समर्थन करता, जिसे उन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम से हल किया था। तो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए भी बहुत सारा काम किया इन्होंने। जाति व्यवस्था में हिंदू समाज को स्थिर बना दिया, जो बाहरी लोगों के साथ एकीकरण में बाधा पैदा करता है। जाति व्यवस्था निम्न जातियों की समृद्धि के मार्ग में बाधक है और जिसके कारण नैतिक पतन हुआ है। इस प्रकार अस्पृश्यता को समाप्त करने की लड़ाई मानवाधिकारों और न्याय के लिए लड़ाई बन जाती है। फिर आप देखेंगे इनके बारे में कुछ और भी पॉइंट हैं। 1923 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा आउटकास्ट वेलफेयर एसोसिएशन की स्थापना की, जो दलितों की भी शिक्षा और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित थी। इन पॉइंटों को याद रखिए, इनसे भी आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। कई बार आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं, वहाँ भी ये लिख सकते हैं। निबंध लिख रहे होते हैं इस तरह के टॉपिक पर, तो वहाँ भी इन पॉइंटों का उपयोग कर सकते हैं। 1930 के कालाराम मंदिर आंदोलन में अंबेडकर ने कालाराम मंदिर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि दलितों को इस मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था और इसने भारत में दलित आंदोलन को शुरू करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। डॉक्टर अंबेडकर ने हर बार लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, जो 1930 से 32 के बीच हुए थे, और सशक्त रूप से अछूत के हित में अपने विचार भी व्यक्त किए। पर आप देखेंगे 1932 में उन्होंने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर भी किए, और जिसके परिणाम स्वरूप वंचित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल, सांप्रदायिक पंचायत के विचार को त्याग दिया। हालांकि दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़कर 147 और केंद्रीय विधान मंडलों में कुल सीटों का 18% कर दी गई थी। वर्ष 1936 में बाबा साहब अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की थी। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में नाजीवाद को हराने के लिए भारतीयों को सेना में शामिल करने का आह्वान किया था। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने अपने कई अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। उसी वर्ष उन्होंने अपना अंतिम लेखन कार्य बौद्ध एंड हिज धर्म पूरा किया था। 1990 में आप देखें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से नवाजा गया था। भारत रत्न की बात हो रही है, जो आप देखते हैं पहली बार 1954 में शुरू हुआ था। 14 अप्रैल 1990 से 14 अप्रैल 1991 की अवधि को बाबा साहब की याद में सामाजिक न्याय के वर्ष के रूप में मनाया गया था। भारत सरकार द्वारा डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तत्वाधान में 24 मार्च 1992 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया। और इस फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा और संदेश को भारत के साथ साथ विदेशों में भी जनता तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रमों और गतिविधियों के क्रियान्वयन की देखभाल करना है। इनकी महत्वपूर्ण कुछ कृतियां हैं। समाचार पत्र मूक नायक 1920 में, इन हेलिसन ऑफ कास्ट 1936 में, द अनटचेबल्स 1948 में, बौद्ध और कार्ल मार्क्स 1956 में इनकी कृतियां हैं, रचनाएं हैं। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अस्पृश्यता को दूर करने के लिए, छुआछूत को दूर करने के लिए इनके द्वारा कुछ अपनाए गए तरीके, इन्हें भी देख लीजिए। तो आप देखेंगे कि उनके मन को प्रभावित करने वाले मालिकाना संबंधी मिथक को हटाकर अछूतों में आत्मसम्मान पैदा करना। शिक्षा, तो बाबा साहब के लिए ज्ञान मुक्ति का एक मार्ग है और अछूतों के पतन का एक कारण यह भी था कि उन्हें शिक्षा के लाभों से वंचित रखा गया था। उन्होंने निचली जातियों की शिक्षा के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं करने के लिए अंग्रेजों की आलोचना भी की थी। उन्होंने छात्रों के बीच स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों को स्थापित करने के लिए धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर जोर दिया था। और आप ये सोचिए, अगर समाज शिक्षित होता है तो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है, अपने अधिकारों की बात कर सकता है। आर्थिक प्रगति, वह चाहते थे कि अछूत लोग ग्रामीण समुदाय और पारंपरिक नौकरियों के बंधन से मुक्त हों। वह चाहते थे कि अछूत लोग नए कौशल प्राप्त करें और एक नया व्यवसाय शुरू करें तथा औद्योगिकरण का लाभ उठाने के लिए शहरों की ओर रुख करें। उन्होंने गांव को स्थानीयता का एक सिंक, अज्ञानता, संकीर्णता और सांप्रदायिकता का एक खंड के रूप में वर्णित किया। राजनीतिक ताकत की बात करें तो वह चाहते थे कि अछूत खुद को राजनीतिक रूप से संगठित करें और राजनीतिक शक्ति के साथ
अछूत अपनी रक्षा सुरक्षा मुक्ति संबंधी नीतियों को पेश करने में सक्षम होंगे। रूपांतरण की बात करें तो जब उन्होंने महसूस किया कि हिंदू धर्म अपने तौर तरीकों को सुधारने में सक्षम नहीं है, तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और अपने अनुयायियों को भी बौद्ध धर्म अपनाने को कहा। और उनके लिए बौद्ध धर्म मानवतावाद पर आधारित था और समानता एवं बंधुत्व की भावना में विश्वास करता था। और मैं अपने जन्म के धर्म को अस्वीकार करते हुए पुनर्जन्म लेता हूँ। मैं उस धर्म का त्याग करता हूँ जो मानवता के विकास के लिए रुकावट पैदा करता है, जो मुझे एक नीच के रूप में मानता है। इसलिए सामाजिक स्तर पर शिक्षा, भौतिक स्तर पर आजीविका के नए साधन, राजनीतिक स्तर पर राजनीतिक संगठन और आध्यात्मिक स्तर पर आत्मविश्वास और रूपांतरण ने अस्पष्टता को समाप्त करने का एक समग्र कार्यक्रम भी तैयार किया। ये सब किसकी बात चल रही है? बी आर अम्बेडकर के विचारों की। और वर्तमान समय में अम्बेडकर की प्रासंगिकता देखें तो भारत में जाति आधारित असमानता अभी भी कायम है, जबकि दलितों ने आरक्षण के माध्यम से एक राजनीतिक पहचान हासिल कर ली है और अपने के स्वयं के राजनीतिक दलों का गठन भी किया है। किंतु सामाजिक आयामों, स्वास्थ्य और शिक्षा तथा आर्थिक आयामों का अभी भी अभाव है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और राजनीति के सांप्रदायिकरण का उदय हुआ है। यह आवश्यक ही संवैधानिक नैतिकता की अम्बेडकर की दृष्टि को भारतीय संविधान में स्थायी क्षति से बचाने के लिए धार्मिक नैतिकता का समर्थन किया जाना चाहिए। यह आप देखिए, अंत में आप लोग कह सकते हैं कि इतिहासकार आरसी गुहा के अनुसार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अधिकांश विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता का अनूठा उदाहरण है। आज भारत जातिवाद, सांप्रदायिकता, अलगाववाद, लैंगिक असमानता जैसी कई सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। हमें अपने भीतर अम्बेडकर की भावना को खोजने की जरूरत है ताकि हम इन चुनौतियों से खुद को बाहर निकाल सकें। तो एक शॉर्ट बायोग्राफी आप लोग कह सकते हैं, शॉर्ट कहानी कह सकते हैं, किसकी है? अम्बेडकर साहब की। और आप देखते हैं काफ़ी पढ़े लिखे थे, ये आप लोगों को मालूम होगा अगर, तो इन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से BA MA किया हुआ था, कोलंबिया विश्वविद्यालय से MA PhD की हुई थी, लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स से भी पढ़ाई की हुई थी इन्होंने, बैरिस्टर एट लॉ भी थे ग्रेजिन से, और अधिवक्ता थे, अर्थशास्त्री थे, अकादमिक थे, राजनीतिक थे, समाज सुधारक थे, मानव वैज्ञानिक थे, लेखक थे। और इनकी अगर हम लोग जीवन साथी की बात करें तो रमाबाई अम्बेडकर इनकी पत्नी थी और सविता अम्बेडकर भी इनकी पत्नी थी। और इनके बच्चों की बात करें तो आप देखेंगे यशवंत अम्बेडकर इनके बच्चे थे। चलिए, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इस तरह के टॉपिक के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग नीचे बता सकते हैं।